तो नमस्कार साथियों, मानवता का गला घोटने वाला आज का किस्सा दमोह मध्य प्रदेश से आया है और भेजने वाले साथी का नाम है आनंद शास्त्री। 28 मार्च 2023 ये वही काली तारीख थी जब एक बाप लक्ष्मण पटेल ने अपने बेटे जयराज को खो दिया था। एक दिन उनका बेटा अचानक से न जाने कहां गायब हो गया था। उसके कुछ दिन बाद गांव के बाहर मौजूद तालाब के किनारे पर एक नर कंकाल मिलता है। लक्ष्मण को एक पल भी नहीं लगा अपने बेटे को पहचानने में। उसने कपड़ों से अपने बेटे की पहचान कर ली थी कि ये नर कंकाल उसके बेटे का ही है। ये दिल दहला देने वाला नज़ारा देखकर उनका हलक बिल्कुल सूख गया था। हो भी क्यों ना, सूखे भी क्यों ना, क्योंकि वो एक बाप था। ये सब सुनकर घर में जयराज की माँ यशोदा बिल्कुल बेसुध हो गई। मामला हत्या का था, इसलिए पुलिस आई, जांच पड़ताल हुई। फिर कानूनी दाव पेच में ऐसे वो लोग उलझे कि 13 महीने तक लक्ष्मण को जयराज की अस्थियां भी नहीं मिल सकी। अपने लाल का वे लोग अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। यही टीस लिए जयराज के माता पिता थानों के चक्कर काटते रहे। थाने से लेकर एसपी और भोपाल मुख्यालय तक भी उन्होंने गुहार लगाई, सीएम तक भी गुहार लगाई, लेकिन कहीं बात नहीं बनी, कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। जरा सोच कर देखिए, किसी के घर में एक ही संतान हो और उसकी भी लाश मिले तो उनके माँ बाप की हालत कैसी होती होगी। बेटे की दास्तां कहते कहते आज भी लक्ष्मण का गला भर आता है। दिल दहला देने वाली इस घटना का अब पुलिस ने खुलासा करते हुए जयराज का कत्ल करने वाले आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आज के वीडियो में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस कत्ल के पीछे की आखिर कहानी क्या थी, कैसे आरोपी तक पहुंची पुलिस, क्या क्या अड़चने आई, आरोपी का क्या था जयराज से कनेक्शन। इस पूरे वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप और मैं आप सबका अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के केस की ये पड़ताल मध्य प्रदेश की दिल दहला देने वाली घटना पर केंद्रित है। आपको ये दास्तां किसी भी टीवी सीरियल, टीवी धारावाहिक जैसी लग सकती है, लेकिन इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक नहीं हैं, बल्कि असली हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पिपरिया छक्का गांव का है। इस गांव में एक किसान जिसका नाम लक्ष्मण पटेल है, उसका एक इकलौता बेटा जयराज 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वो दमोह के सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था। 29 मार्च 2023 को जयराज अपने ही गांव से लापता हो गया था। लक्ष्मण ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे, मगर पुलिस के पास अब तक जयराज के बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे कि आखिर वो कहां पर गायब हो गया है। लक्ष्मण और यशोदा की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। न हलक से खाना उतर रहा था और न ही आंख लग रही थी। करवटें बदलते बदलते रातें कट रही थी। सुबह फिर पथराई आंखों से वो बेटे को खोजने को लग जाते थे। जयराज को याद करके वो बार बार फफक फफक कर रो पड़ते थे। 45 दिन बाद अचानक एक खबर आई कि गांव के बाहर तालाब के किनारे खेत में एक नर कंकाल पड़ा है। पुलिस पहुंची तो उन्होंने शिनाख्त के लिए गांव वालों को बुलाया। इसी में लक्ष्मण पटेल और उनकी पत्नी यशोदा भी थी। नर कंकाल के पास पड़े कपड़ों से उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये उन्हीं के बेटे जयराज का कंकाल है। पुलिस ने जांच शुरू करी। शुरुआत में सबको ये लग रहा था कि नर कंकाल जयराज का ही है। ये पुख्ता करने के लिए पुलिस ने सागर जिले की फोरेंसिक लैब में कंकाल का डीएनए सैंपल जो है टेस्ट के लिए वो भेज दिया। रिपोर्ट आई तो पता चला कि कंकाल डीएनए लक्ष्मण और यशोदा के डीएनए से मैच नहीं हुआ है। फिर सैंपल चंडीगढ़ लैब को भेजे दिए जाते हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मौजूद लैब दुनिया की सबसे एडवांस डीएनए लैब में से एक है। वहां जयराज और उसके माता पिता के डीएनए का मिलान किया जाता
है, मगर वहाँ भी नतीजा यही हुआ, इनका आपस में डीएनए मिलान नहीं हुआ। अब पुलिस भी असमंजस में पड़ गई थी और पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि दोनों ही जगह से डीएनए का मिलान नहीं हुआ था, डीएनए मैच नहीं हुआ था। पुलिस ने लक्ष्मण और उसकी पत्नी से पूछताछ करी। लंबी पूछताछ और जांच के बाद पुलिस को पता चला कि लक्ष्मण और उसकी पत्नी को कभी संतान सुख नहीं मिल सकता था। इसलिए डॉक्टर की सलाह से उन्होंने आईवीएफ टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का विचार बना लिया था और ये जयराज एक टेस्ट ट्यूब बेबी था, यानी उसका जन्म आईवीएफ टेक्निक से हुआ था, इसलिए 2 बार वे डीएनए मैच नहीं हुआ था। आईवीएफ की जानकारी देते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि मेरा वर्ष 2004 में यशोदा के साथ विवाह हुआ था। 4 साल बाद जब हमें कोई बच्चा नहीं हुआ तो हमने इंदौर के आईवीएफ हॉस्पिटल से जांच कराई। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से यशोदा ने गर्भ धारण कर लिया। 2008 में यशोदा ने जयराज को जन्म दिया। हमारे पास इसके दस्तावेज सुरक्षित नहीं थे। हमने पुलिस को आईवीएफ के बारे में बताया। इसी आधार पर पुलिस ने इंदौर के आईवीएफ सेंटर से जानकारी जुटाई। अस्पताल वालों ने कहा कि वे अपने मरीज का रिकॉर्ड 5 साल तक रखते हैं। दूसरा, गोपनीयता के लिहाजे से भी वो किसी डोनर की पहचान को कभी उजागर नहीं करते हैं। अंततः लक्ष्मण और पुलिस दोनों के हाथ निराशा ही लगती है। महीने दर महीने बीतते रहते हैं। पुलिस लक्ष्मण को उसके बेटे की अस्थियां नहीं सौंप रही थी। वे थाने कचहरी के चक्कर बार बार काट काट कर परेशान हो चुके थे। अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने भी हार नहीं मानी। यशोदा की आंख से आंसू झरते रहते थे। वो रोज रोती रहती थी, बेटे की तस्वीर को खाना खिलाती रहती थी, उसका हाल पूछती रहती थी। लक्ष्मण भी अपने लाल को याद करके बार बार रोने लगता था। सबूतों के अभाव में पुलिस भी एक वक्त बिल्कुल निराश हो गई थी। फिर अचानक एक दिन एक अमेरिकी थ्योरी ने कमाल कर दिया। सेम ऐसा ही एक केस अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी हुआ था। असल में इस केस में अमेरिकी पुलिस ने आईवीएफ टेक्नोलॉजी से पैदा हुए बच्चों की शिनाख्त करने के लिए डीएनए टेस्ट तो कराया था, लेकिन इसके लिए पुलिस ने स्लाइवा के स्थान पर लार या पसीने के सैंपल लिए थे। इसकी जांच बच्चों पर दावा कर रहे परिजनों के डीएनए से भी कराई गई थी। बस यहीं एसएसपी मिश्रा का ध्यान जयराज के केस की तरफ गया। उन्होंने इसी थ्योरी के आधार पर जयराज के कपड़ों और अन्य सामग्री की जांच कराई। ये काम इतना भी आसान नहीं था। लार अथवा डीएनए जांच के लिए पुलिस ने लक्ष्मण से और जयराज से जुड़ी हुई कई चीजें मंगवाई। बचपन के खिलौने, कपड़े, ग्लव्स, टोपी, सीटी और स्कूल का आई कार्ड तक भी ऐसी चीजें भी जुटाई गई। इन्हें एक बार फिर से चंडीगढ़ लैब में भेज दिया गया। पुलिस को जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ। डीएनए रिपोर्ट में पसीने के सैंपल से ये पूरी तरह साफ हो गया कि कंकाल जयराज का ही है। इस तरह अमेरिकी थ्योरी यहाँ पर काम कर गई थी। अब चूंकि कानूनी लड़ाई लड़नी थी, कानूनी अड़चने काफ़ी थी, सब कुछ आसान नहीं था। लक्ष्मण को अब भी अपने बेटे की अस्थियां नहीं मिल रही थी। बेटे की अस्थियां लेने के लिए लक्ष्मण ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस को नरकंकाल परिजनों को सौंपने के निर्देश दे दिए। इसमें भी लेट लतीफ़ी को लेकर कुछ प्रमुख अखबारों ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया। अंततः 12 मई 2024 को लक्ष्मण के बेटे की अस्थियां लक्ष्मण को मिल गई। इधर एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने पूरे मामले की जानकारी एसपी श्रुतिकृति सोमवंशी को दे दी थी। अब अस्थियां मिलने के बाद लक्ष्मण ने यह ठान लिया था कि बेटे के हत्यारों को वो सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लेंगे। लिहाजा उन्होंने भोपाल आकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से तुरंत मुलाकात करी। सीएम के निर्देश पर जांच में हल्की फुल्की तेजी आई। पुलिस ने लक्ष्मण से सारी जानकारी ले ली, साथ ही साथ यह भी जाना कि उन्हें किस पर शक है। इस पर लक्ष्मण ने अपने भतीजे का नाम पुलिस को बताया। दरअसल ये नाम तो लक्ष्मण ने पुलिस को 14 मई को ही उसी दिन बता दिया था जब नरकंकाल मिला था, लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस
कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इस हत्याकांड में लक्ष्मण ने अपने सौतेले भाई दशरथ पटेल के बेटे मानवेंद्र पर शंका जाहिर करी थी। इसके पीछे वजह एक यह थी कि गांव के लोगों ने आखिरी बार जयराज को मानवेंद्र के साथ देखा था। मानवेंद्र की नज़र लक्ष्मण की संपत्ति पर थी। कुल मिलाकर उसके पास जयराज को मारने का मोटिव था। इसी आधार पर जब पुलिस ने मानवेंद्र से सख्ती से पूछताछ करी तो उसने जयराज की हत्या करना कबूल कर लिया। मानवेंद्र ने खुलासा करते हुए कहा कि मेरे ताऊ लक्ष्मण को कोई संतान नहीं थी और संतान नहीं थी तो ताऊ की जो मौत के बाद संपत्ति मिलनी थी वो हमारे नाम हो जाती। उसे लगता था कि पूरी संपत्ति उसे ही मिल जाएगी, लेकिन जयराज का बीच में जन्म हो गया और इस तरह से उसके मंसूबों पर वहीं पर पानी फिर गया। मानवेंद्र ने पुलिस को बताया कि यहीं से उसने ठान लिया था कि वो किसी न किसी तरीके से एक दिन जयराज को रास्ते से हटा देगा। इसके लिए वो लगातार प्लानिंग करता रहा। इधर जयराज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। जयराज रोज की तरह 28 मार्च 2024 को भी स्कूल गया था। वहां से वह लौटा नहीं। इसके पीछे वजह ये थी कि वो बाइक चलाना सिखाने के बहाने मानवेंद्र उसे अपने साथ ले गया था और खेत पर पहुंचकर उसने जयराज का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। सबूत मिटाने के लिए उसने खेत में ही गड्ढा खोदकर जयराज के शव को दफना दिया था। उसे अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये नरकंकाल जमीन से बाहर आ जाएगा, लेकिन 1.5 महीने बाद ही पुलिस और लोगों को ये कंकाल मिल गया और मानवेंद्र का सारा भेद खुल गया। पुलिस ने मानवेंद्र पर कत्ल का मुकदमा दायर कर दिया और अब उस पर अदालत में केस भी चल रहा है। साथियों, आज के इस कलयुग में मानवता बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। भाई ही भाई के खून का प्यासा बना बैठा है। आप भी अक्सर ऐसे केस अपने आसपास गांव कस्बे में देखते सुनते रहते होंगे। मेरा मकसद बस इतना सा है कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को सतर्क और सावधान कर सकूं। मेरी हर वीडियो देखने से आपको हर बार एक नया सबक सीखने को मिलता है। जो दोस्त नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।